हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इस टॉपिक में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो बेसिक टॉपिक हैं। अनडाउटेडली इसमें कुछ टॉपिक मैंने ऐसे इंक्लूड किए हैं जिससे कि मैं कुछ पिछले टॉपिक्स का रिवीजन भी कर पाऊँ। जो बेसिक कोर अपना जो आज का इस टॉपिक का है वो ये है कि हाउ ह्यूमन हार्ट एक्टिविटी इज रेगुलेटेड एंड यू कैन से अदर थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो ब्लड डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं ह्यूमन बीइंग में होता है वो कैसे कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों का आज हम डिस्कशन आगे करने वाले हैं। देखिए, देयर आर टू मेजर ब्लड वेसल्स हैं और उन टू मेजर ब्लड वेसल्स में एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। तो जो आर्टरी और वेन्स होती हैं ये ब्लड और ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की तरफ या फिर हार्ट से ऑर्गन की तरफ ले जाने का काम करती है। अनडाउटेडली आगे चल करके वेन्यूल्स या कह सकते हैं आर्टेरियोल बनती है, फिर कैपिलरी बेड बनता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो अगर हम इनकी वेन और आर्टरी की बेसिक एनालिसिस करते हैं, हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो टुनिका एक्सटर्ना होती है। एट दिस टुनिका एक्सटर्ना बीइंग आउटर मोस्ट लेयर रिच इन व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद सम अमाउंट ऑफ द इलास्टिक फाइबर, बट मेनली कोलेजन फाइबर यहाँ एबंडेंट होता है। और एनसीईआरटी भी कोलेजन फाइबर ही रेफरेंस करती है, दूसरे के फाइबर को एनसीईआरटी यहाँ पर वो रेफरेंस नहीं देती है। इसलिए टुनिका एक्सटर्ना दी आउटर मोस्ट लेयर और वो कोलेजन फाइबर रिच है, वो वेन हो या आर्टरी हो दोनों में सेम है। याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ लेयर एंड द नेचर ऑफ लेयर, दैट मीन द नेचर मीन्स व्हाट आई वांट टू टेल हियर कि जो टाइप ऑफ टिश्यू है वो दोनों के दोनों ब्लड वेसल में सेम है। जो वेन में प्रेजेंट है वही यहाँ पर आर्टरी के केस में भी प्रेजेंट। दूसरी चीज, नेक्स्ट जो लेयर आती है मिडल लेयर टुनिका मीडिया होती है। उस टुनिका मीडिया में स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर हैं, चाहे वो आर्टरी हो या वेन, दोनों में सेम टिश्यूज प्रेजेंट है। बस डिफरेंस ये है कि जो आर्टरीज होती हैं उनके केस में मसल्स का जो वॉल्यूम है, मसल का जो अमाउंट है वो वेन्स के कंपेरेटिवली ज्यादा है, बिकॉज दे हैव टू विथस्टैंड विद द हाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेंट्रिकल। तो उस प्रेशर को, अगर उस प्रेशर के सामने उनको विथस्टैंड करना, उस प्रेशर को अगर अफोर्ड करना है तो इनकी जो टोलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और वो टोलरेंस कैपेसिटी तभी ज़्यादा होगी जब यहाँ पर मस्कुलेचर अमाउंट ज़्यादा हो। अब चूंकि आर्टरीज के केस में मस्कुलेचर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और यही एक कारण है कि जो आर्टरीज का ल्यूमेन होता है वो वेन्स के कंपेरेटिवली कम होता है। एंड इनर मोस्ट लेयर टुनिका इंटीमा, जो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होगी, जिसको हम यहाँ पर एंडोथेलियम के नाम से भी जानते हैं। इसका मैं एक ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप उसको यूट्यूब में देख सकते हैं। हियर वी हैव डबल ब्लड सर्कुलेशन। कहते हैं कि टू टेंडम पंप्स ड्राइविंग कंटिन्यूअस फिगर 8 सर्किट्स। यहाँ पर ये डिफरेंट सर्किट्स थे कि जो ह्यूमन हार्ट है या कह सकते हैं जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, इनके साथ हो, हियर वी कैन से बर्ड, मेमल्स, इनके केस में कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। ब्लड इज पासिंग ट्वाइस थ्रू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स। मीन्स जो ब्लड है, ब्लड फ्रॉम लंग्स कहाँ पहुंचा, हार्ट में पहुंचा, डन। और इधर जो ब्लड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, ये भी घूमते घूमते कहां पहुंचा, हार्ट में ही पहुंचा। उधर हार्ट से कहां जाता है ब्लड, लंग्स में जाता है। हार्ट से किधर गया, लंग्स में गया। और हार्ट से किधर गया, बॉडी ऑर्गन्स में भी गया। तो in one side you can say कि heart is receiving blood and in another side it is pumping blood without intermixing of both type of blood, so it is called as complete blood circulation. Remember, again I am defining it: the passage of blood twice through the heart passing from body organs। अगर हम यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो डबल ब्लड सर्कुलेशन की जो डिफिनेशन होगी वो इनकम्प्लीट होगी। और इस डबल ब्लड सर्कुलेशन में दो डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम्स पाए जाते हैं, दो डिफरेंट सर्कुलेटरी पाथ पाए जाते हैं।
इसमें से एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, आई एम राइटिंग हियर पीसी, ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, और उसको मैं अलग चेंज कर देता हूं, इधर लिख देते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल देन टू पल्मोनरी आर्टरी एंड देन टू लंग्स। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट। और जो इसके साथ में यहां पर कहां से आया, फ्रॉम लंग्स टू कहां पर, लेफ्ट टू एट्रियम, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। दैट मीन पल्मोनरी सर्कुलेशन द टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड एंड एट लेफ्ट एट्रियम इन्वॉल्विंग लंग्स इन बिटवीन। तो जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा फॉर पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड ऑक्सीजन लोडेड ब्लड रिटर्न बैक टू दिस लेफ्ट एट्रियम। तो राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन जाएगा एंड पल्मोनरी वेन कैरी बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया वो पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एट्रियम, मींस राइट वेंट्रिकल, right ventricle then to lungs and then to लेफ्ट एट्रियम। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का फ्लो होता है। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी होगी एज ए ब्लड वेसल के फॉर्म में, और यहां पर होगी पल्मोनरी वेन। और यही ब्लड वेसल्स के दो एक्सेप्शंस होते हैं कि जो आर्टरी जनरली हम क्या कहते हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड को कैरी करती है। और हम ये भी कहते हैं कि जो वेन्स होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टेमिक स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल then to body organs, left ventricle to body organs and then to where, right atrium। यहां पर क्या हो गई, एओर्टा आ गई, डन, और यहां पर होती हैं वेना केवा हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स के हेल्प से सर्कुलेशन चलता है ब्लड का। तो systemic circulation, the part of circulation where blood from left ventricle passes to the body organ and from body organ back to कहां पर, राइट एट्रियम। यहां पर ये जो आप डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ये पल्मोनरी वेन है, ओके, देन ये एओर्टा हो गई, ये आर्टरी या कह सकते हैं एनसीआरटी जो लाइन बॉडी दिखा गया वो दिखा गया है सिस्टेमिक आर्टरीज। ये सिस्टेमिक वेन्स वेना केवा के फॉर्म में होती है और ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो वेरियस टाइप जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है और हार्ट से ब्लड दूर भी ले जाने का काम करती है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जाएगी, एओर्टा बॉडी पार्ट में ले जाएगी, वेना केवा हार्ट में लाएगी और पल्मोनरी वेन भी हार्ट में लाएगी। और यहां पर हार्ट के लेवल पर कंप्लीट सेपरेशन होने के कारण दोनों टाइप के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। आगे देखते हैं, कुछ एडिशनल मैंने ऐड कर दिया, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखिए जो जनरल रूल ये होता है कि किसी भी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधे वेंस के थ्रू हार्ट में पहुंचता है, बट कुछ केसेस पर क्या होता है कि जो पाथ होता है वो बाईपास हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जो इंटेस्टाइन का या गट का जो फूड लोडेड ब्लड होता है वो फूड लोडेड ब्लड डायरेक्टली इंटेस्टाइन से हार्ट में जाने के बजाय लीवर के थ्रू होता है, तब बोलते हैं इसको हम लोग हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, ये हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है, दिस वन। जैसे कि इंटेस्टाइन का, अब इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्ब होने के बाद अब वो फूड कहीं ना कहीं रिजर्व हो, स्टोर होना चाहिए, और अगर वो स्टोर होगा तो किसी न किसी स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचाना होगा, और जब हमें उसको स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचाना होगा तो हियर वी नीड व्हाट, वेन कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेन होती है। और वो हिपैटिक पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंटेस्टाइन से पिकअप करके लीवर तक पहुंचाने का काम करती है। इसका ऑलरेडी मैं एक डिस्कस इसका टॉपिक बना चुका हूं, इसका लेक्चर बना चुका हूं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन, देखिए हार्ट भी एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ काम करता है, तो कार्डियक मसल्स को भी ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई की जरूरत होती है। तो जैसे भी अदर बॉडी ऑर्गन को ब्लड मिलता है, सिमिलरली हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होना जरूरी है। हमारा हार्ट
जब भी ब्लड रिसीव करता है वो डायस्टोलिक फेज में रिसीव करता है, क्योंकि जब सिस्टोलिक फेज में होगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जहां पर ब्लड वेसल्स होंगी हार्ट के मस्कुलेचर में वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और उनमें ब्लड सर्कुलेशन सफिशिएंट नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई टू द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट होता है कब? डायस्टोलिक फेज में होता है। तो जो एओर्टा होती है, एओर्टा से एक डेडिकेटेड ब्लड वेसल निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? वो हार्ट के मस्कुलेचर में ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। देन आता है टॉपिक अपने पास रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट, या उसकी एक्टिविटी का रेगुलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव ए नॉलेज दैट कि अपना जो हार्ट है वो कैसा है? मायोजेनिक। हार्ट की जो अपनी बेसिक रिदम होती है वो खुद अपने आप वो मॉडरेट कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। मीन्स जो बेसिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ब्लड सप्लाई की जो जरूरत होती है वो हार्ट हमारा खुद सप्लाई करने में कैपेबल है, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का एक ऐसा कंडक्शन सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो कंडक्शन सिस्टम हार्ट के मस्कुलेचर को इस तरीके से एक्टिवेट करता है कि वो इतने इम्पल्सेज वहां पर जनरेट हो पाए कि जो बॉडी की डिमांड है उसके हिसाब से वहां पर न्यूट्रिएंट सप्लाई हो पाए, ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए और वेस्ट रिमूवल हो पाए। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस वेरिएबल कंडीशंस में आती हैं, वो चेंज होना शुरू होती हैं, तब फिर कहीं हार्ट की एक्टिविटी को किसी दूसरे सिस्टम के द्वारा भी मॉडरेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मींस हार्ट का अपना खुद का एक ऐसा सिस्टम है जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके। बेसिकली इसको बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम। स्टार्ट्स फ्रॉम एसए नोट। Because the rhythm originates from the specialized muscle within the heart itself rather than external electrical triggers, means human heart को बाहर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइक नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत नहीं होती है अपनी बेसिक रिदम को जनरेट करने के लिए, अपनी बीटिंग को जनरेट करने के लिए। उसका अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड क्या है? कंडक्शन सिस्टम होता है जो सफिशिएंट नंबर ऑफ इंपल्सेस जनरेट करेगा और हार्ट की बीटिंग को इनिशिएट करेगा। बट जब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बदलती हैं तो उन कंडीशंस पर फिर हार्ट पर अदर सिस्टम, नर्वस सिस्टम या कुछ हार्मोन्स का रोल भी आता है और उसकी एक्टिविटी को वो एक्सिलरेट या डी एक्सिलरेट कर सकते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स पाई जाती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर initiating rhythmic contraction relaxation of the heart, and because of that reason human heart को हम myogenic heart बोलते हैं। ओके अगर हम रेगुलेटरी सिस्टम थ्रू द नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, सॉरी, मेडुला oblongata present in the hind part of our brain, and this medulla oblongata के लेवल पर होता है क्या? कार्डियक सेंटर, एज कार्डियक सेंटर। और ये कार्डियक सेंटर दो कंपोनेंट में डिवाइडेड होता है, उसमें से एक होता है कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर और दूसरा होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। मींस मेडुला ऑब्लोंगेटा के कार्डियक सेंटर पर दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पाया, दो डिफरेंट क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। वन क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन या वन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन बिहेव एज ए कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर। मींस ये जैसे कि एक किसी कार का एक्सीलरेटर होता है जो इंजन में फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देता है और इंजन की स्पीड बढ़ जाती है, सिमिलरली ये कार्डियक एक्सीलरेटर सेंटर होता है। जबकि कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर किसी कार के ब्रेक पेडल की तरह से होता है कि कार की स्पीड को कम करने में जो हेल्प करता है। डन। तो while the heart is myogenic specialized neural, cardiac center in the brain stem moderate cardiac function, और वो ब्रेन स्टेम में कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा हुआ। और वहां पर कार्डियक सेंटर के दो कंपोनेंट हो गए, कार्डियक एक्सेलरेटर और कार्डियक इनहिबिटर। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जिस समय हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड, न्यूट्रिएंट डिमांड ज्यादा है, जैसे समवन परफॉर्मिंग मस्कुलर एक्टिविटी को एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उस समय मसल की जो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हुई है तो उस लिए जरूरी है कि उसमें हार्ट रेट बढ़े। ठीक है, और जब वो नॉर्मल वापस अपने स्टेट में आना शुरू होती है तो फिर हार्ट रेट को घटाना पड़ता है।
तो यहाँ पर ये दो सेंटर कार्डियक एक्सिलरेटरी और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर की। कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर बेसिकली एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ही है, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर आता है तो देयर इज अ रिलीज ऑफ सर्टेन न्यूरॉन्स, लाइक यू कैन से कि एपिनेफ्रिन का निकलता है यहाँ पर। व्हाट इज एपिनेफ्रिन? एपिनेफ्रिन निकलता है, और ये एपिनेफ्रिन आता कहां पर है? इस एसए नोड पर आता है, और एसए नोड के द्वारा नंबर ऑफ इंपल्सेस को बढ़ाता है। नंबर ऑफ इंपल्सेस को बढ़ाएगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम दिस कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर दैट इज a branch of sympathetic nervous system also increase strength of contraction, मीन्स डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। तो जब डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बिकॉज पर बीट क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर dispatches the neural signals through the pair of sympathetic nerves directly into the SA node, और उसके रिजल्टेंट क्या हुआ? इंक्रीज द हार्ट रेट हुआ, देन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या डिग्री ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। अल्टीमेटली ड्राइव्स ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट, क्योंकि जब डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जो नेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी इजेक्टेड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, वो बढ़ेगा। और जब हम नंबर ऑफ हाई हार्ट बीट और इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर जिस समय ह्यूमन हार्ट के एसए नोड के थ्रू काम करता है तो उस समय हार्ट बीट इंक्रीज्ड, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज्ड, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज्ड। Here we have next cardiac inhibitory center, basically the branch of sympathetic nerve, parasympathetic nervous system, जहां से ये क्या निकलती है? वेगस नर्व, दैट इज 10th cranial nerve है ये, 10th cranial नर्व है। और जब ये वेगस नर्व हार्ट के लेवल पर आती है तो यहां से एक केमिकल निकलता है, न्यूरो ट्रांसमीटर निकल, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है? हार्ट रेट को स्लो कर देता है। बेसिकली यहाँ पर जो इम्पल्स बार बार फायर कर रहा है, बार बार एक्शन जनरेट कर रहा है, दैट मीन डिपोलराइजेशन बार बार फास्ट रेट पर हो रहा है, दैट मीन हार्ट रेट ज्यादा होगी। अब होगा क्या? ये डिपोलराइजेशन को कम के बेसिकली इट स्लाइटली ब्रिंग्स हाइपरपोलराइजेशन, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन होता है वो हार्ट के एसए नोड पर प्रेजेंट सर्टेन टाइप ऑफ क्लोराइड बाउंड रिसेप्टर से बाइंड होगा, तो जो क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होगा, और जब क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होगा तो हार्ट रेट स्लो होगी, क्योंकि वहां पर हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट हो जाती है। आप सबने कहीं पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में कि जब साइनेप्स पर इंपल्स आता है तो दो चीजें होंगी, या तो इंपल्स एक्साइटेटरी होगा या तो फिर वो इनहिबिटरी होगा। एक्साइटेटरी तभी होता है जब वहां पर वो सोडियम आयन बॉन्ड रिसेप्टर के साथ में न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है। लेकिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद द पोटेशियम गेटेड और क्लोराइड गेटेड चैनल्स, इन दैट केस या तो पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा या फिर क्लोरीन का इनफ्लक्स होगा। इन दोनों केस में जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाती है? हाइपरपोलराइज हो जाती है, और फर्दर इंपल्स आगे फॉरवर्ड नहीं करता है। डन। तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर के द्वारा जब यहां पर काम होगा तो हार्ट रेट घटेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट घटेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। दोनों का कंपैरिजन स्टडी है, कार्डियो एक्सीलरेटर और कार्डियो इनहिबिटर, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्व कार्डियक ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, डायरेक्ट न्यूरल इंपल्स एसिटाइलकोलिन के थ्रू काम करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट को और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को घटाने का काम करता है। इसके अलावा सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन्स आर आल्सो देयर, दोज आल्सो अफेक्ट कार्डियक एक्टिविटी, जैसे एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। सिमिलरली थायरॉक्सिन हार्मोन भी हमारे कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। मीन्स एड्रिनल ग्लैंड, देखो जो एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला होता है ये बेसिकली न्यूरल ओरिजिन का ही टिश्यू है एंड वर्क इन एसोसिएशन विद मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सिलरेटरी सेंटर होता है, सिमिलरली एड्रिनल मेडुला भी यहाँ वैसा ही काम करता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, वो हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसके अलावा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाएगा। हमारे कुछ इमोशनल कंडीशंस होते हैं वहां पर भी हार्ट रेट बढ़ जाता है।
बॉडी टेम्परेचर अगर हाई जैसे फीवर है तब वहां पर भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। ओके, तो एड्रेनालिन हार्ट रेट बढ़ाएगा, नॉरेड्रेनालिन हार्ट रेट बढ़ाएगा, थायरॉक्सिन हार्ट रेट बढ़ाएगा। ऑटोनोमिक के केस में देखें तो सिंपैथेटिक हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक कि जब काम करते हैं, वेगस नर्व जब काम करती है तो हार्ट रेट स्लो, ओके, कार्डियक आउटपुट लो एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज लो। In this way, this topic is meeting its final happy ending. Thank you so much. God bless you all.